हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ट्रू एजुकेशन पॉइंट। आज हम शुरू कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम क्लास 10th इकोनॉमिक्स, मनी एंड क्रेडिट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मनी कैसे बनी और बाटा सिस्टम क्या था और मनी के मेन फंक्शन क्या होते हैं। ये टॉपिक एग्जाम में लगभग हर साल आता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 1, मनी एंड क्रेडिट। तो सबसे पहले समझते हैं बाटा सिस्टम को। पीपल एक्सचेंज गुड्स फॉर अ गुड्स, दिस इज कॉल्ड द बाटा। जब लोग एक दूसरे का गुड्स एक्सचेंज करते हैं, मतलब एक सामान दूसरे सामान से एक्सचेंज करते हैं, तब वो बाटा सिस्टम कहलाता है। तो सबसे पहले मनी से पहले सबसे पहले यही चलता था कि भाई आपके पास गेहूं है, मेरे पास चावल है, आपको चावल की ज़रूरत है, मुझे गेहूं की ज़रूरत है, तो एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस अभी मैंने बताया वो होता है बाटा सिस्टम। ओके लेकिन इसमें बहुत सारी मुश्किलें देखनी पड़ती थी, जैसे कि डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, डिफ़िकल्टी इन फिक्सिंग वैल्यूज़ और इम्पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज ट्रांजैक्शंस। ये तीन ऐसी मेन प्रॉब्लम आती थी बाटा सिस्टम करते। तो सबसे पहले समझते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब है कि दोनों पार्टीज को जो बॉन्ड चाहिए वो मैच होनी चाहिए। जैसे कि अभी मैंने बताया कि किसी को चावल की ज़रूरत थी और मुझे गेहूं की ज़रूरत थी, तो हमने सिर्फ क्या करा, जिसको चावल की उसको चावल दे दिया, और जिसको गेहूं की ज़रूरत थी उसने मुझे गेहूं दे दिया, है ना। ऐसा था। इट्स कॉल्ड द डबल कॉन्सिडेंस। ठीक है, फिर आता है फिक्सिंग वैल्यू। इसमें कभी भी किसी की फिक्स्ड वैल्यू नहीं रहती थी कि इसमें बस हमें क्या करना है, गुड एक्सचेंज करना है। तो इसमें वैल्यूज़ का कोई मैटर नहीं रखता था कि एक वो वाली बात होगी कि 5 रुपए के पेन में हम एक किलो का चावल ले सकते हैं, ऐसा कुछ समझ आया। अब इसमें कुछ कुछ जो लास्ट ट्रांजैक्शन रहती थी उनको करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता था, कठिन हो जाता था, क्योंकि किसी भी चीज़ को स्टोर नहीं कर सकते थे, किसी भी चीज़ को मतलब ज़्यादा देर तक नहीं, जैसे अनाज को हम ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते थे। इसी को देखते हुए आगे चल के हमने क्या इंट्रोड्यूस करवाया, मनी पैसा पैसा इंट्रोड्यूस करवाया। किस चीज़ के लिए, ट्रेड बिकम अ ईजियर। सो हमने मनी को एक्सेप्ट करा और मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करा। तो हमारा मनी क्या है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज मनी, मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके हाँ, तो आगे हम मनी के अगर फंक्शन के बारे में पढ़ें तो मीडियम एक्सचेंज मतलब बाय एंड सेलिंग का एक मेड ऑफ सिंपल, बाय सेलिंग को एकदम सिंपल बनाने का मीडियम ऑफ एक्सचेंज का हाथ है। ठीक है, मनी को हम पैसे दे देंगे, फिर वो हमको सामान दे देगा, है ना, और उस पैसे से वो और कुछ खरीद सकता है, फिर और सामान मंगा सकता है। तो ये एक एक्सचेंज के लिए माध्यम बन चुका था। फिर एक और है स्टोर ऑफ वैल्यू। इसका एक और फ़ायदा है, हम इसको स्टोर करके सकते हैं, इस वैल्यू को जो भी हम फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं। लेकिन बाटा सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं था। ओके, मेज़र ऑफ वैल्यू, किसी की भी हम मेज़र कर सकते हैं, वो भी फिक्स्ड प्राइस में। इसमें क्या था, हम फिक्सिंग वैल्यू नहीं रख सकते थे, इसमें कोई सी वैल्यू किसी के लिए भी हो सकती थी, लेकिन इसमें फिक्स्ड वैल्यू रहती है जिससे हम ईजिली ट्रांजेक्शन कर पाते हैं। फिर आता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट। इसका मतलब होता है हम लोन में भी और इंस्टॉलमेंट में भी पॉसिबल करवा सकते हैं। कैश को जैसे हम लोन लेते हैं, हम इसको चुकाते हैं, महीने भर कुछ ऐसे पैसे देते हैं, वैसे टाइप का। लेकिन बाटा सिस्टम में ऐसा कोई चीज़ नहीं थी। ठीक है, ओके। और मैं पहले कह रहा हूँ, बाटा सिस्टम के बारे में कम से कम 3 नंबर का पूछ लेता है। ठीक है, ज़्यादातर इसके ड्रॉबैक्स पूछता है कि ड्रॉबैक मतलब कि इसमें कमी क्या थी, मतलब इसके कमियां क्या थे। तो सबसे पहली कमी यही थी कि इसको स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है और डेफर पेमेंट में काम नहीं आता। और दूसरी चीज़ कि डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड चाहिए होता है और लार्ज ट्रांजैक्शन इम्पॉसिबल हो जाता है। So friends, this was the part 1, money and credit. We learn what it is, some real life examples and why it is so important. In the next part, we will discuss about the bank and loan activities. So don't forget to check out. If you like this video, do give it a thumbs up and share it with your friends and subscribe to the True Education Point for a more easy to understand study videos. So see you in the next one. Till then, keep learning, keep growing.